नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अंकित जी एस एकेडमी में। इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में संघ की न्यायपालिका की शुरुआत की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैंने बताया था, और इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो अनुच्छेद हैं उनकी बात करेंगे। और मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक मिलता है। सबसे पहले बात करेंगे हम अनुच्छेद 124 की। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान है, और अनुच्छेद 124 के कुछ खंड हैं, जैसे अनुच्छेद 124 का फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है। इनमें सभी में अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। जैसे हम बात करें, भारत का सर्वोच्च न्यायालय होगा, इस बात का प्रावधान कहाँ है? तो अनुच्छेद 124 के फर्स्ट में मिलता है। दूसरी बात करें, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 124 के सेकंड में मिलता है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता कौन है? तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 124 के थर्ड में मिलता है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 124 के फोर्थ में मिलता है। और न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया को हम महाभियोग कह सकते हैं। इसका मतलब यह है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो अनुच्छेद 124 फोर्थ के तहत लगाया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन से संबंधित प्रावधान किया गया है। और इसमें हम दो अनुच्छेदों पर विशेष चर्चा करेंगे। एक अनुच्छेद है 124 का थर्ड है, और दूसरा अनुच्छेद 124 का फोर्थ है। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता पर बात करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता का प्रावधान अनुच्छेद 124 के थर्ड में मैंने अभी बताया है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता क्या होती है? पहली योग्यता है कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरा, किसी हाई कोर्ट में लगातार 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो, या किसी हाई कोर्ट में लगातार 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो। अधिवक्ता का मतलब होता है वकील रहा हो। या राष्ट्रपति की नज़र में कानून का उच्च कोटि का क्या हो? ज्ञाता हो। ये सभी योग्यता किसकी होती है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता होती है। दूसरी बात करें, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं, क्योंकि इन न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और नेक्स्ट बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो अपनी 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो कितनी आयु तक अपना पद धारण करते हैं? तो 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है उसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 124 के फोर्थ में मिलता है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को केवल 2 आधार पर पद से हटाया जा सकता है। कौन कौन से हैं? एक सिद्ध कदाचार है और दूसरा असमर्थता। इन न्यायाधीशों को पद से हटाने का तीसरा कोई भी आधार नहीं होता है। सिर्फ इन 2 आधारों पर न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है। दूसरी बात करेंगे कि इनको पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है। और प्रस्ताव कहाँ लाया जाएगा? तो संसद में लाया जाता है। और मैंने लिखा है कि प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे तो लोकसभा में पहले ले आए, चाहे राज्यसभा में। लेकिन जो प्रस्ताव लाया जाएगा, यदि उस प्रस्ताव की शुरुआत लोकसभा से होती है तो उस पर लोकसभा के 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। और यदि उस प्रस्ताव की शुरुआत राज्यसभा से होती है तो उस प्रस्ताव पर राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। दूसरी बात कि जैसे ही ये प्रस्ताव लाया जाएगा, इस प्रस्ताव की जांच करने के लिए एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर जो आरोप लगे हैं उन आरोपों की जांच करने के लिए एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है। और ये 3 सदस्य कौन कौन होते हैं? तो इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश होता है। इसका मतलब यह है, यदि महाभियोग सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर लगाया जाता है तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश होगा। और यदि महाभियोग सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश पर लगाया जाता है तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। दूसरा व्यक्ति कौन है इसमें? तो किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। और तीसरा व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इन 3 लोगों की एक समिति का गठन किया जाता है, और वो समिति न्यायाधीशों पर लगे आरोपों की जांच करती है। आरोपों की जांच करने के बाद
प्रस्ताव को संसद के प्रत्येक सदन से विशेष बहुमत से पारित कराया जाता है। और विशेष बहुमत कितना होता है? तो 2/3 होता है। और जैसे ही प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाएगा और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद न्यायाधीश को पद से हटा दिया जाएगा। ये बात है किसकी? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर महाभियोग की। नेक्स्ट बात करेंगे हम अनुच्छेद 125 की। अनुच्छेद 125 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के जो वेतन और भत्ते हैं उनका प्रावधान मिलता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 125 में है। और इनके वेतन और भत्तों को कौन निर्धारित करती है? तो संसद निर्धारित करती है, मैंने बताया भी है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। और मैंने बताया था भारत की संचित निधि का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 266 में मिलता है। नेक्स्ट बात करें कि जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है इसका वेतन कितना होता है? तो 2,80,000 रुपये होते प्रति माह। और ये वेतन कैसा होता है? टैक्स फ्री होता है। और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है? तो 2.5 लाख रुपये प्रति माह होता है। और नेक्स्ट बात करें कि वित्तीय आपात के दौरान, और वित्तीय आपात का प्रावधान मैंने बताया था संविधान के अनुच्छेद 360 में मिलता है। और ये प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। यहाँ पे लिखा है कि वित्तीय आपात के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते होते हैं उनमें कटौती की जा सकती है। नेक्स्ट बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की पेंशन कितनी होती है? तो अंतिम माह के वेतन का 50%। इसका मतलब यह है कि जिस समय सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रिटायर होगा उस समय का जो उसका वेतन होगा उसके 50% क्या मिलेगी? उसे पेंशन मिलेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की पेंशन का प्रावधान कब से किया गया? तो 1976 से किया है। इसका मतलब यह है कि 1976 से पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पेंशन नहीं दी जाती थी। नेक्स्ट बात करेंगे हम अनुच्छेद 126 की। अनुच्छेद 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। मैंने बताया था जैसे कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है वैसे ही एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होता है। जब सीजेआई का पद रिक्त होता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अन्य किसी न्यायाधीश को एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है या सीजेआई नियुक्त करता है। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति और जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी भी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट बात करें अनुच्छेद 127 की। अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तदर्थ का मतलब होता है अस्थायी, कुछ समय के लिए न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है। दूसरी बात करेंगे तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की क्यों जाती है? तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति गणपूर्ति या कोरम के लिए की जाती है। इसका मतलब यह है सुप्रीम कोर्ट की बैठक का एक कोरम होता है, यदि उस कोरम में सदस्यों की संख्या कम है तो ऐसी स्थिति में कुछ तदर्थ न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई करता है, लेकिन उससे पहले अनुमति लेनी होगी किसकी? राष्ट्रपति की। इसके बाद बात करें हम ये जो तदर्थ न्यायाधीश हैं केवल सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान केवल सुप्रीम कोर्ट के संबंध में है। हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त नहीं किए जाते। और यहाँ से सबसे अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट बात करें हम अनुच्छेद 128। अनुच्छेद 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति का प्रावधान है और अल्पकाल के लिए होता है। इसका मतलब यह है कि बहुत कम समय के लिए जो सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश रिटायर हो चुके हैं उनको वापस सुप्रीम कोर्ट की बैठक में शामिल किया जा सकता है। दूसरी बात करेंगे हम इसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सीजेआई राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से शामिल करता है। नेक्स्ट बात करेंगे सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के जो वेतन और भत्ते होते हैं इन्हें कौन निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति निर्धारित करता है। नेक्स्ट बात करेंगे अनुच्छेद 129 की। अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनता है कि सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय का दर्जा कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 129 देता है। नेक्स्ट बात करें अनुच्छेद 130। अनुच्छेद 130 में सुप्रीम कोर्ट का स्थान है और मैंने बताया था सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से अलग भी सुनवाई करने का अधिकार रखता है और मैंने बताया था अभी तक 2 स्थान ऐसे हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है, एक हैदराबाद है और एक श्रीनगर है। नेक्स्ट बात करेंगे हम सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां। इसमें सबसे पहले बात करेंगे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट का जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है
उसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 131 में मिलता है। और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कौन सा अधिकार होता है? तो ऐसे मामले जिनमें वाद की शुरुआत, वाद का मतलब है लगभग सुनवाई से होता है, वाद की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से होती है। इसका मतलब ये है ऐसे मामले जिनमें सुनवाई की जो शुरुआत है वो सीधे कहाँ से होगी? सुप्रीम कोर्ट से होगी। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स होते हैं, कुछ ऐसे मामले होते हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट सीधे सुनवाई कर सकता है, उन्हें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 131 में मिलता है। दूसरी बात करें हम, दूसरा अधिकार है इसका अपीलीय क्षेत्राधिकार। और जो अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है ये 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा है? एक संवैधानिक मामलों में अपील का अधिकार है जो अनुच्छेद 132 में दिया गया है। एक सिविल मामलों में अपील का अधिकार है जो अनुच्छेद 133 में दिया गया है। एक आपराधिक मामलों में अपील का अधिकार है जो अनुच्छेद 134 में दिया गया है। और एक विशेष अनुमति की अपील की जाती है जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 136 में मिलता है। नेक्स्ट बात करें, एक और क्वेश्चन बनता है यहां से कि सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 137 में है। और इस न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को लिया कहां से गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। और ये शक्ति होती क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट को अपने ही निर्णयों पर पुनः विचार करने तथा सुधारने की शक्ति प्राप्त है। इसका मतलब यह है सुप्रीम कोर्ट यदि किसी मामले में सुनवाई करता है या फैसला सुनाता है, उस फैसले पर दोबारा पुनर्विचार करने या उस फैसले को सुधारने की जो शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट को किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 137 में दी गई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करेंगे परामर्श का क्षेत्राधिकार। और परामर्श के क्षेत्राधिकार का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 143 में मिलता है। और परामर्श का क्षेत्राधिकार कहां से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। और यह अधिकार होता क्या है? तो राष्ट्रपति किसी भी विधिक मामले में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। इसका मतलब यही है कि जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी विधिक या कानूनी मामले में सलाह मांग सकता है। और किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 143 के तहत। लेकिन राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। बाध्य का मतलब है मजबूर नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो सलाह राष्ट्रपति को देगा उस सलाह को राष्ट्रपति मानेगा ही। नेक्स्ट बात करेंगे हम इसमें, एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है अनुच्छेद 138। अच्छा क्वेश्चन है। संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में वृद्धि कर सकती है। मैंने बताया था न्यायाधीशों की संख्या, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है वो कौन निर्धारित करती है? तो संसद निर्धारित करती है। इसलिए अनुच्छेद 138 में लिखा है कि संसद कानून बनाकर जो सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार है उसमें वृद्धि कर सकती है या उसको बढ़ा सकती है। इस वीडियो में इतना ही है और इसमें हमने सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट किया है। इस वीडियो की PDF टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा।